ठीक है सर, चलो भाई अब ज़रा बोर्ड पे देखो। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाने वाला हूं कि ये जीएसटी क्या है, क्यों आया और इसका रेलेवेंस कहां से आ गया। जी हाँ, ये डायग्राम आपको अपने रजिस्टर पे बनाना है। ये डायग्राम आपको बनाना है। जैनब ना बहुत चालू लड़की है, मैंने तो अवॉइड कर दिया जैनब का क्वेश्चन, बट दोबारा पूछने लगी। बताओ उसका आंसर ही आप लेते हो जीएसटी हमसे? अरे ऑफ कोर्स मैं तुमसे लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना पड़ता है ना। तो जो भी फीस आप लोग मुझे पे करते हो उसके अंदर सर्विस टैक्स इंक्लूड होता है, जीएसटी इंक्लूड होता है। जो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना होता है मैं उसमें पे करता हूँ। सर जी पेप्सी लेते हो शॉप से, इसका जीएसटी शॉपकीपर देगा या पेप्सी कंपनी? भाई इसका जवाब तुम्हें अभी जो मैं एग्जांपल देने वाला हूँ उसमें मिलेगा कि पेप्सी जब आप शॉपकीपर से लेते हो तो शॉपकीपर जीएसटी पे कर रहा है या कंपनी पे कर रही है, वो तुम्हें अभी अभी मिलेगा। चंचल कह रहा है डू वी पे जीएसटी ऑन फ्यूल? यस वी पे जीएसटी ऑन फ्यूल, बट कुछ प्रोडक्ट्स एग्जेम्प्ट भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स एग्जेम्प्ट हैं। फ्यूल भी तो अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है सर, तो भाई डायग्राम बना लो ज़रा अपने रजिस्टर में। डायग्राम बना लो ज़रा अपने रजिस्टर में। तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट मैं आपसे डील करने वाला हूं जीएसटी को लेकर वो है भाई सर जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ था। एक सवाल का जवाब मैं तुम्हें देना चाहता हूं। जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में पहली बार? जीएसटी इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था भाई इंडिया में पहली बार। सर क्या इससे पहले इंडायरेक्ट टैक्स होता ही नहीं था? क्योंकि देखो आप कह रहे हो सर कि इंडायरेक्ट टैक्स पे होता है सारी कंजम्पशन वाली एक्टिविटीज पे, और आप कह रहे हो 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लॉन्च हुआ। तो क्या सर इससे पहले कभी जीएसटी पे ही नहीं होता था? इससे पहले कभी क्या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेवा ही नहीं होता था, कभी पे ही नहीं होता था? नहीं भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है। जीएसटी से पहले जो टैक्सेस लेवाए होते थे वो कई सारे टैक्सेस होते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी। ये जीएसटी से पहले की बात कर रहा हूं तुम्हारे को, 1 जुलाई 2017 से पहले की बात। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया इंडायरेक्ट टैक्स में ना पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंकरेंट गवर्नमेंट सबको मिला के थी, वो मिक्स करके टैक्सेस रिकवर करते थे। तो बतेरे टाइप के इंडायरेक्ट टैक्सेस पैदा हो गए थे, बतेरे टाइप के इंडायरेक्ट टैक्सेस आ गए थे। तो बहुत सारे इंडायरेक्ट टैक्स होते थे 1 जुलाई 2017 से पहले, जो कि अब हो गए हैं खत्म। सर
क्यों खत्म हुए, क्यों पुराने वाले जो ओल्ड तरीके होते थे इनडायरेक्ट टैक्स को रिकवर करने के लिए, क्यों उन वाले तरीकों को खत्म कर दिया गया और क्यों नया चीज भाई ट्रेंड में ला दी गई जिसका नाम है जीएसटी। सर ये रीजन क्या है, जीएसटी के आने का मकसद क्या है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी क्यों लाया गया, क्या रीजन है कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया और पुराने वाले जो लॉज हैं उनको खत्म कर दिया गया, पुराने वाले इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म कर दिया गया और नया इनडायरेक्ट टैक्स ले आए गए जीएसटी। सर इसका लॉजिक क्या है जरा ये बता दो। तो आओ सबसे पहले समझते हैं जीएसटी का लॉजिक क्या है, क्या प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से जीएसटी को लाया गया, कैसे वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हुई, आओ देखते हैं। ठीक है, तो भाई जीएसटी से पहले मतलब 1 जुलाई 2017 से पहले जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स के भाई सोर्सेज थे, मीडियम्स थे इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, उसमें दो प्रॉब्लम्स थी, दो मेजर प्रॉब्लम्स थी। कौन सी थी दो मेजर प्रॉब्लम्स? नंबर 1 मल्टीपल टैक्सेस, प्रॉब्लम नंबर 1 मल्टीपल टैक्सेस, 2M, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं 2M प्रॉब्लम या बोल दो M स्क्वायर प्रॉब्लम। एंड दूसरा मल्टी पॉइंट टैक्सेस। पुराना वाला जो रेजीम था जीएसटी से पहले वाला, कि जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 को, सर ये तो अभी है कुछ ही साल पहले। जीएसटी जो आया उससे पहले क्या सर इनडायरेक्ट टैक्स होता ही नहीं था? अरे भाई होता था, अलग अलग फॉर्म में होता था। सर उनमें क्या दिक्कत थी जो उन्हें खत्म कर दिया गया और अब सिर्फ और सिर्फ जीएसटी ला दिया गया? उनमें दो दिक्कतें थी। दिक्कत नंबर 1 मल्टीपल टैक्सेस, दिक्कत नंबर 2 मल्टी पॉइंट टैक्सेस, इन्हें बोलते हैं 2M प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम की वजह से पुराने वाले टैक्स को क्रॉस कर दिया गया और नए वाले इनडायरेक्ट टैक्स को ले आया गया। कब लाया गया? 1 जुलाई 2017 में। लेकिन इनकम टैक्स, हमारा प्यारा इनकम टैक्स, 1961 से आज तक सेम तरह से चल रहा है। अमेंडमेंट आती रही है, उसमें कोई मेजर चेंज नहीं आया। इनकम टैक्स हैज़ बिन द सेम सिंस 1961, जबकि जीएसटी आया है अभी अभी कुछ ही समय पहले 1 जुलाई 2017। पहले के टैक्सेस को रिपील कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है सर, बट क्रूड ऑयल पर तो नहीं लगता है। अरे नालायक चंचल, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ों का हम सेपरेटली डिस्कशन करेंगे डिटेल में। सर इतने सारे टैक्सेस हैं इससे पहले, तो इसे ही क्यों लेकर आए? इसमें और प्रीवियस फंड्स में क्या डिफरेंस है? जनाब जो है इम्पेशेंट लड़की है। अरे मैं उसी पे तो आ रहा हूँ नालायक, रुको तो सही, मुझे थोड़ा टाइम तो दो, तभी तो मैं तुम्हें समझाऊंगा प्रीवियस में और इसमें क्या डिफरेंस है। मिशन ऑफ वन नेशन वन टैक्स टू अवॉइड कन्फ्यूजन। अनुराज ने देखो एक बहुत अच्छी बात कही, वन नेशन वन टैक्स का नारा दिया गया जीएसटी को लाते हुए और कन्फ्यूजन को अवॉइड किया गया। चलो और डीप डाइव करते हैं 2M प्रॉब्लम में। 2M प्रॉब्लम क्या थी, इस पर डीप डाइव करते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत थी पुराने वाले रेजीम में जो नए वाले रेजीम से सॉल्व हुई, जो नए वाले रेजीम में दिक्कत को रिजॉल्व किया गया। आओ देखते हैं। मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए के गुड्स किसको बेचे? होलसेलर को बेचे, मिस्टर बी को बेचे 1 लाख रुपए के गुड्स। अब 1 लाख रुपए के गुड्स में इन्होंने सबसे पहले तो एक्साइज ड्यूटी लगाई। सपोज एक्साइज ड्यूटी का रेट है 10%, तो 10,000 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगाई। एक्साइज ड्यूटी का क्या रेट है? एक्साइज ड्यूटी का रेट है 10%। तो एक्साइज ड्यूटी कितना निकल के आया? एक्साइज ड्यूटी निकल के आया 10,000 रुपये। फिर इस वाले अमाउंट पे लगेगा सेंट्रल सेल्स टैक्स। समझना ज़रा, एक्साइज ड्यूटी होती है मैन्युफैक्चरिंग पे, जब आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हो उस पर एक्साइज ड्यूटी देते हो। और सेल्स टैक्स कब लगता है? सेल्स टैक्स लगता है तब जब आप इसको बेचते हो। तो ये हो गया 1,10,000 रुपये। और सपोज जो सेंट्रल सेल्स टैक्स है वो लग रहा है 2% के रेट पे। सेंट्रल सेल्स टैक्स कितने परसेंट के रेट पे लग रहा है? 2% के रेट पे। ठीक है, सेंट्रल सेल्स टैक्स कितने परसेंट के रेट पे लग रहा है? 2% के रेट पे। ये सिर्फ एग्जांपल है भाई, ठीक है, ये कोई रेट्स कोई फाइनल नहीं है, मैंने ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है। ओके ओके सर, तो भाई 2% के रेट पे लगेगा, तो 1,10,000 का 2% हमारा सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा। ये लगेगा 2200 रुपीज़। तो हमारा नेट नेट
जो हमारा इनवॉइस बनेगा वो कितने रुपए का बनेगा? 1,12,200, 1,12,200 का टोटल इनवॉइस बनेगा। बताओ जरा, यहां तक बात समझ में आई? हाँ जी सर, यहां तक बात समझ में आई। तो मिस्टर ए मिस्टर बी को जब ये माल बेचेगा जो 1 लाख जिसकी वर्थ थी, मिस्टर बी पेमेंट कितनी करेगा मिस्टर ए को? मिस्टर बी पेमेंट करेगा मिस्टर ए को 1,12,200। इंटर स्टेट सेल हो रही है, मतलब गुजरात से दिल्ली माल जा रहा है, इसे बोलते हैं इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल के केस में एक्साइज ड्यूटी लेवाई करी जाती है, ओ सॉरी सेंट्रल सेल्स टैक्स लेवाई करा जाता है। एक्साइज ड्यूटी तब लेवाई करी जाती है जो बंदा मैन्युफैक्चर कर रहा होता है गुड को, वो पर्सन पे करता है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी वो पर्सन पे करता है जो पर्सन मैन्युफैक्चर कर रहा है, और जो पर्सन सेल कर रहा है, जो कि सेम पर्सन हमारे केस में अगर वो इंटर स्टेट सेल कर रहा है तो वहाँ उस केस में लगता है CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो सेंट्रल सेल्स टैक्स हमने ऐड करा 2200, तो हमारा टोटल प्राइस आ गया 1,12,200। अभी 1,02,200 पे मिस्टर बी के पास ये वाला सामान गया, तो मिस्टर बी की जो कॉस्ट आई वो कितनी आई? मिस्टर बी की जो कॉस्ट आई वो आई 1,12,200। मिस्टर बी की जो कॉस्ट आई वो कितनी आई? 1,12,200। अब इस वाली कॉस्ट पे मिस्टर बी ने कुछ खर्चे इनकर किए भाई। मिस्टर बी ने प्रॉब्ली इसकी पैकिंग करवाई, ठीक है, पैकिंग वैकिंग करवाई, थोड़ी सी अपनी कमीशन भी ऐड करी, क्योंकि कमीशन के बेसिस पे तो ये होलसेलर है ना, कमीशन के बेसिस पे तो काम करते हैं होलसेलर, रिटेलर, ये सारे लोग। तो इन्होंने अपनी थोड़ी सी कमीशन ऐड करवाई, कुछ खर्चे अपने ऐड करे, और वो खर्चों का सपोज अमाउंट था 1,10,000 रुपये। एक्सपेंसेस जो मिस्टर बी ने इनकर करे, खर्चे जो मिस्टर बी ने इनकर करे, इंक्लूडिंग प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी तो रखेगा ना भाई मिस्टर बी। मिस्टर बी यहाँ कोई फ्री की सेवा करने थोड़ी आया है, माल को इधर से उधर करने थोड़ी आया है, अपने कुछ प्रॉफिट भी रखेगा, एक्सपेंसेस भी रखेगा, थोड़ी सी कॉस्ट अपनी तरफ से वो ऐड ऑन करेगा एग्जिस्टिंग कॉस्ट को। और अब भाई नई कॉस्ट आ गई 1,22,200, 1,22,200 आ गई नई कॉस्ट 1,22,200। अब सपोज इस पे लगेगा भाई वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। क्यों लगेगा इस पे वैट? क्योंकि सर मिस्टर बी बेच रहा है रिटेलर मिस्टर सी को, मिस्टर बी भी दिल्ली में, मिस्टर सी भी दिल्ली में, मजे आ गए, दोनों सेम स्टेट में। यहां लगेगा भाई डी वैट, दिल्ली वैल्यू एडेड टैक्स। यहां क्या लगेगा? यहां लगेगा डी वैट। डी वैट क्या? दिल्ली वैल्यू एडेड टैक्स। तो मिस्टर बी मिस्टर सी को जब बेचेगा तो लगेगा दिल्ली वैल्यू एडेड टैक्स। भाई कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए इसको 10% ले लेते हैं, ठीक है, इसका 10% लेते हैं, 1,22,200, इसका 10%, 1,22,200 मल्टीप्लाइड बाय 10%, ये आ गया 12,220, 12,220। $12,220, तो 1,22,200 प्लस 12,000 1,34,420। ये कितना आ गया भाई? 1,34,420, 1,34,420। ठीक है सर। तो भाई मिस्टर बी को नेट नेट ये कितना कॉस्ट आया इस वाले प्रोडक्ट को जो आगे बेचेंगे? आगे वो ये वाला प्रोडक्ट कितने का बेचेंगे? आगे वो वाला प्रोडक्ट बेचेंगे 1,34,420 का। तो 1 लाख वाला अमाउंट अब तक हमारा कितना अमाउंट पे पहुंच चुका है? 1,34,420 के अमाउंट तक पहुंच चुका है ऑलरेडी हमारा 1 लाख रुपए का अमाउंट। ठीक है, अब भाई ये रिटेलर मिस्टर सी को कितने का पड़ा? ये रिटेलर मिस्टर सी को पड़ा 1,34,420 का। जब ये रिटेलर मिस्टर सी को पड़ा 1,34,420 का, तो ऑफकोर्स सी बात है मिस्टर सी ने भी इसके अंदर थोड़ा सा अपना कमीशन मिलाया होगा। सपोज उन्होंने कमीशन मिलाया 5,000 रुपये, सपोज उन्होंने कमीशन मिलाया 5,000 रुपये। तो जब 5,000 रुपये मिलाया उन्होंने तो ये बन गया 139,420।
ऑफ कोर्स उन्होंने इसमें कुछ वैट ऐड किया होगा 10% के रेट पे, जो कि होगा 13,942। उन्हें वैट ऐड किया और वैट ऐड करने के बाद भाई कितना ये अमाउंट पड़ा, प्रॉफिट ऐड कर दिया, प्रॉफिट के बाद वैट ऐड कर दिया। वन 153,362 तो अल्टीमेटली मेरे कंज्यूमर को ये वाला प्रोडक्ट कितने रुपए का पड़ा? अल्टीमेटली मेरे कंज्यूमर को ये वाला प्रोडक्ट कितने रुपए का पड़ा? अल्टीमेटली जो कंज्यूमर ने पैसे पे करे वो कितने पैसे पे करे? टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी हुई? टोटल इनवॉइस वैल्यू हुई 1,53,362। टोटल इनवॉइस की वैल्यू कितनी हुई? 1,53,362। अब जरा चैट बॉक्स में मुझे लिख के बता दो, जरा चैट बॉक्स में मुझे लिख के बता दो 1,53,362 में से प्रोडक्ट जो एक्चुअली आपका प्रोडक्ट है, चाहे वो पैकिंग का खर्चा जो इन्होंने इनकर किया है वो हो या इनके प्रॉफिट्स हो, कुछ भी हो, आपका जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कितनी है, जो टैक्सेस आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करा है वो कितना है? मुझे इस दोनों का बाइफिकेशन बता दो। जो टैक्सेस आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करे हैं वो कितने हैं, और जो इस प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन हुआ है, जो इस प्रोडक्ट में भाई प्रोडक्ट का आपको वैल्यू मिला है वो कितना है, कैलकुलेट करके ज़रा बता दो। सर बहुत मोटा टैक्स हमने पे किया है इस वाले केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। कैलकुलेशन से पहले ही हम आपको बता सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस वाली पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन पे। भाई जो टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे हुआ है इस पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन पे वो है 36,382। टोटल टैक्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे हुआ है वो है भाई 38,362। टोटल टैक्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे हुआ है नालायक 53,362 कैसे ला रहे हो भाई तुम नालायक? टोटल टैक्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे हुआ है वो है 38,362। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टोटल टैक्स कितना पे हुआ है? 38,362। बिल्कुल 38,362 जो टैक्स पे किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 38,362। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पे किया वो कितना पे किया है? 38,362। और जो आपको प्रोडक्ट की वैल्यू आपको मिली है वो कितनी है? वो है भाई प्रोडक्ट की वैल्यू है 1,15,000 रुपये। जो प्रोडक्ट की आपको वैल्यू मिली है, जनाब कॉस्ट गलत बोल रही, जो आपको प्रोडक्ट की वैल्यू मिली है वो है 1,15,000 रुपये। कैसे? 1,00,000 रुपये तो प्रोडक्ट की कॉस्ट, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया मिस्टर बी ने कुछ वैल्यू एडिशन किया उसके अंदर। अगर उसने अपनी कमीशन भी रखी है तो भी भाई उसने ज़रूर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी है तभी तो कमीशन रखी है। वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है मैन्युफैक्चरर से रिटेलर पर ये वाला गुड, तो उसने उसका अपना मेहनताना रखा है, तो ये भी तो वैल्यू एडिशन है उस गुड का ही, तो आपको बेनिफिट मिला। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है 10,000 प्लस 5,000, 1,15,000 इज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट विच यू आर रिसीविंग एंड यू आर पेइंग अ टैक्स ऑफ 38,382। आपने टैक्स पे किया और 1,15,000 आपने प्रोडक्ट की वैल्यू रिसीव करी। ठीक है भाई, यहां तक की बात समझ में आई? आई होप आप साथ साथ लिखते जा रहे होगे, क्योंकि लिखना इंपॉर्टेंट है। लिखना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सारे के सारे नंबर्स आपको समझ में आए, तो लिखना इंपॉर्टेंट है। सो 1,00,000 रुपए का प्रोडक्ट जो ए ने बी को दिया, प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी सबसे पहले ऐड करी गई 10% के रेट पे, सेंट्रल सेल्स टैक्स ऐड किया गया 2,200 के रेट पे। वो जब एक ने दूसरे को दिया तो ये ड्यूटीज ऐड हुई। जब बी ने आगे सी को दिया तो बी ने एक्सपेंस ऐड किया
10,000 रुपये का, और वैट ऐड किया 10% का वैट वैल्यू एड टैक्स ऐड किया, बी ने दे दिया सी को। सी ने जब आके अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल किया, फिरोज अंसारी इज द अल्टीमेट कंज्यूमर, उसने सेल किया वैट ऐड करके 10% रेट पे 1,53,362, और हम लोग कितना टैक्स पे कर रहे हैं 38,382, और हम लोग प्रोडक्ट कितने का भाई परचेज कर रहे हैं 1,15,000 का प्रोडक्ट हमने परचेज किया है, वैल्यू परचेज करिए, टैक्स कितने का किया है 38,382 का टैक्स हमने रिकवर किया है। इस पूरी की पूरी कंप्यूटेशन में दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, समझना क्या। इस पूरी की पूरी कंप्यूटेशन में दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, समझना क्या। प्रॉब्लम नंबर 1, मल्टीपल टैक्सेस। प्रॉब्लम नंबर 1, मल्टीपल टैक्सेस। अरे भाई ये क्या बदतमीजी है, देखना जरा कैसी अजीब सी बात है ना। आप एक्साइज ड्यूटी पे करो 10,000 रुपये जो प्रोडक्शन पे लगती है, फिर आप CST परचेज पे करो जो सेल्स पे लगता है। तो मतलब आप एक ही प्रोडक्ट पे 2 बार इनडायरेक्ट टैक्सेशन चार्ज कर रहे हो अलग अलग रूप में। जब वो बना तब अलग, जब वो बेचा गया तो अलग टैक्सेशन आप पे कर रहे हो। बड़ी अजीब सी बात है भाई। और दूसरी बात, CST पे होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, CST पे होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, आप उसी ट्रांजैक्शन में आगे जाके DVAT पे कर रहे हो जो पे होता है स्टेट गवर्नमेंट को। अरे मुझ बिजनेसमैन के पास यही काम रह गया है क्या कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग से बताऊं कि भाई ये टैक्स आपका है, स्टेट गवर्नमेंट को अलग से बताऊं ये टैक्स आपका है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग से रिटर्न फाइल करूं, स्टेट गवर्नमेंट की अलग से रिटर्न फाइल करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ब्यौरा अलग रखूं, स्टेट गवर्नमेंट का ब्यौरा अलग रखूं। मेरे पास यही काम रह गया है क्या? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जितने ज्यादा ये टैक्स होंगे उतनी ज्यादा रिटर्न्स भरनी पड़ेंगी, उतनी ज्यादा कंप्लायंसेस करनी पड़ेंगी बाय लॉ, उतने ज्यादा रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उतने ज्यादा सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, उतने ज्यादा एक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। मैं तो बावला हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा मैं तो। और एक्साइज ड्यूटी के अलावा जब सर्विसेज रेंडर करते हैं तो वहां सर्विस टैक्स लगता है। सर्विस टैक्स अलग एक्ट, एक्साइज ड्यूटी अलग एक्ट, CST अलग एक्ट, DVAT अलग एक्ट, KVAT अलग एक्ट। अच्छा खुदा ना खास्ता अगर मैं एक ऐसा डीलर हूं जो, और वो तो ऑब्वियसली बात है सर, मैं ऐसा ही डीलर होऊंगा जो गुजरात से दिल्ली भी बेचता है, मुंबई भी बेचता है, कर्नाटका भी बेचता है, अलग अलग जगह बेचता है। और ये भी जो होलसेलर है, ये होलसेलर दिल्ली का दिल्ली में भी बेचता है, दिल्ली का मुंबई बेचता है, दिल्ली का कर्नाटका बेचता है, अलग अलग जगह पे बेचता है। तो होलसेलर तो बावला हो जाएगा, पागल हो जाएगा इस चीज़ का हिसाब किताब रखने में कि किसको कितना माल बेचा और उस पर कितना CST सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा, कितना DVAT, कितना मुंबई वैट, कितना कर्नाटका वैट। हम इसी में पागल हो जाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम विच इज देयर इन मल्टीपल टैक्सेस, विच इज देयर इन अर्स्टवाइल लॉ, विच इज मल्टीपल टैक्सेस। ये है भाई पहली प्रॉब्लम है मल्टीपल टैक्सेस। टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, अलग अलग तरह के टैक्सेस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल टैक्सेस होते हैं, जो एक बहुत बड़ा दिक्कत होती है। इन सबको मैनेज करना बड़ा दिक्कत का काम है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, क्योंकि इंडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे होते हैं, मल्टीपल होते हैं। वो थी एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी। दूसरा पॉइंट, मल्टी पॉइंट टैक्स। अगर आप नोट करो, बड़ी एक आपको कमाल की बात बताता हूं। क्या है वो कमाल की बात? साक्षी कह रही है सर आप जब पढ़ते थे तो आपने तो सारे अलग अलग पढ़े होंगे। हाँ भाई हाँ साक्षी, बिल्कुल। हम जब पढ़ते थे, जब मैंने इंडायरेक्ट टैक्स पढ़ा था अपने टीचर्स से, तो मैंने सारे के सारे एक्ट पढ़े थे। आप तो एक ही एक्ट पढ़ोगे ना, जैसे आप तो सिर्फ GST पढ़ोगे। मैंने जब पढ़ा था, मैंने एक्साइज ड्यूटी अलग पढ़ा था, सर्विस टैक्स अलग पढ़ा था, सेल्स टैक्स, वैट के जो भी प्रोविजंस थे वो अलग अलग पढ़े थे। तो हमने अलग अलग पढ़े थे। अब GST आप एक कंसोलिडेट पढ़ोगे तो ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है आप लोगों के लिए। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम, मल्टी पॉइंट टैक्स। सुनना ये प्रॉब्लम क्या है, मल्टी पॉइंट टैक्स। देखना मैं तुम्हें गजब की बात दिखाता हूं, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा वो बात देख के कि क्या नाइंसाफी हो रही है कंज्यूमर के साथ, क्या नाइंसाफी हो रही है बेचारे फिरोज के साथ। बेचारे फिरोज को क्या शोषण का सामना करना पड़ रहा है, कितना गलत हो रहा है फिरोज के साथ। सुनना, 1 लाख रुपए का सामान, सबसे पहले तो लगाई गई एक्साइज ड्यूटी, फिर लगाया गया सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेम 1 लाख रुपए पे। यहां आ जाओ, 1 लाख रुपए इंक्लूडेड है इस वाले अमाउंट पे। उसी 1 लाख रुपए पे
दोबारा लगाया गया वैट, और उसी 1 लाख रुपए का इंक्लूजन हुआ है यहां पर। यहां पर भी तो 1 लाख रुपए एडेड है, वही 1 लाख रुपए जो यहां एडेड था वही तो 1 लाख रुपए यहां एडेड है, उसी पे ये लगाया चौथी बार इनडायरेक्ट टैक्स डीवैट के रूप में। तो बेचारे 1 लाख रुपए पे 4 बार इनडायरेक्ट टैक्स लगा, बेचारे 1 लाख रुपए पे। पहली बार एक्साइज ड्यूटी, दूसरी बार सेंट्रल सेल्स टैक्स, तीसरी बार डीवैट दिल्ली वैल्यू एडेड टैक्स, चौथी बार दिल्ली वैल्यू एडेड टैक्स। तो सेम 1 लाख रुपए पे 4 बार टैक्स लगा, मल्टी पॉइंट्स पे टैक्स लग रहा है, जो है बहुत 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 गलत बात। इसको बोलते हैं मल्टी पॉइंट टैक्सेस। अलग अलग पॉइंट पे सेम चीज पे टैक्स लगे जा रहे हैं, इसे बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स, कैस्केडिंग इफेक्ट। मतलब टैक्स को आप इफेक्ट को मल्टीप्लाई करते जाते हो। एक और चीज दिखाना चाहता हूं, देखना कितना अन्याय हो रहा है फिरोज अंसारी के पास, अन्याय हो रहा है। देखना एक और चीज दिखाना चाहता हूं, ये जो एक्साइज ड्यूटी लगी 10,000 रुपए पे, ये गवर्नमेंट को जा रही है? हाँ जी सर, गवर्नमेंट को जा रही है। क्या ये 10,000 रुपए इस वाले अमाउंट में इंक्लूड है? 1,12,200, क्या ये 10,000 रुपए इस वाले अमाउंट में इंक्लूड है? हाँ जी सर, बिल्कुल इंक्लूड है। तो क्या ये जो 1,12,200 रुपए है, क्या इस पे एक्साइज ड्यूटी इंक्लूड है 10,000 रुपए वाली? हाँ जी सर, बिल्कुल इंक्लूड है। अगर इस पे इंक्लूड है तो देखना जरा, इसके अंदर जो 10,000 रुपए एक्साइज ड्यूटी का है, ये एक्साइज ड्यूटी है, ये प्रोडक्ट नहीं है। एक्साइज ड्यूटी जो 10,000 रुपए है उस पे दोबारा वैट लग रहा है। जो एक्साइज ड्यूटी है 10,000 रुपए, उस पे दोबारा वैट लग रहा है। अरे वैट किस चीज पे लगता है? वैट तो गुड्स पे लगता है, गुड्स पे। लेकिन यहां वैट किस चीज पे लग रहा है? एक्साइज ड्यूटी के अमाउंट पे भी लग रहा है, टैक्स पे दोबारा टैक्स लग रहा है। सिमिलरली जो है सेंट्रल सेल्स टैक्स है 2,200 रुपए, क्या इस टोटल में इंक्लूडेड है? हाँ जी सर, बिल्कुल इंक्लूडेड है। क्या इस टोटल में इंक्लूडेड है? हाँ जी सर, बिल्कुल इंक्लूडेड है। इस ऊपर वाले टोटल में भी इंक्लूडेड है। तो अगर इस वाले टोटल में 2,200 रुपए इंक्लूडेड है, तो यहां जब तुमने 10% का वैट लगाया, तो क्या तुमने उस 2,200 रुपए पे दोबारा वैट लगा दिया? 2,200 रुपए पे जो CST का अमाउंट था उस पे भी क्या तुमने वैट लगा दिया? हाँ जी सर, उस पे भी मैंने वैट लगा दिया। आ गया हो, ये जो वैट है 12,220, क्या ये इस वाले अमाउंट पे इंक्लूडेड है? हाँ जी सर, बिल्कुल इंक्लूड है। 1,34,420 ये वैट इस वाले अमाउंट में इंक्लूड है। क्या ये 1,04,420 यहां पर आके इंक्लूड हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल इंक्लूड हो गया। क्या इस 1,34,420 पे आपने दोबारा वैट लगाया 10%? हाँ जी हाँ, बिल्कुल लगाया। तो क्या ये जो 12,000 रुपए का ऑलरेडी वैट लगा हुआ था, क्या इस पे भी आपने वैट लगा दिया? हाँ जी हाँ, दोबारा इस पे वैट लगा दिया। इसे बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स। आप टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हो, आप टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हो। कितना अन्याय है, कितनी नाइंसाफी है, कितनी ज्यादा नाइंसाफी है। यह है रीजन जिसकी वजह से पुराने वाले टैक्सेस में थी बहुत बड़ी प्रॉब्लम। पुराने वाले टैक्सेस की वजह से बिजनेसमैन सफर करते थे, पूरी इंडस्ट्री सफर करती थी, हर कोई सफर करता था। हाँ, मिथुन का एक बड़ा अच्छा सवाल है भाई। मिथुन क्या पूछा है? मिथुन पूछ रहा है सर फिर तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा जीएसटी आने के बाद। जी हाँ, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जीएसटी आने के बाद। क्यों? क्योंकि जीएसटी आने के बाद जो टैक्सेस हैं वो रिड्यूस हो गए। लेकिन एक फायदा भी हुआ है गवर्नमेंट का जीएसटी आने के बाद। फायदा ये हुआ है ज़्यादा लोग टैक्स की कवरेज में आ गए, क्योंकि जीएसटी के जो लॉ हैं वो इस तरह बनाए गए कि इनवॉइस होना मैंडेटरी है, कि जो लोग पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस पे नहीं करते थे वो भी अब टैक्स के अंडर कवर हो गए। ठीक है, तो जीएसटी के आने से जहाँ एक तरफ रेट के हिसाब से तो नुकसान हुआ, लेकिन क्योंकि कवरेज ज़्यादा पड़ गई, बहुत सारे लोग हैं जो अब जीएसटी पे करते हैं, इस वजह से फायदा भी हो गया जीएसटी के आने के बाद। जैनाब का क्वेश्चन देखो, कितना मजेदार क्वेश्चन है। जैनाब कह रही है सर गवर्नमेंट को 2017 में अकल आई कि ये मल्टीपल पॉइंट टैक्स हो रहा है, गड़बड़ हो रही है। 2017 में अकल आई, पहले गवर्नमेंट क्या सो रही थी? अरे भाई सुनो, जो गवर्नमेंट है ये वाला प्रपोजल जीएसटी का 2002 से चल रहा है। 15 साल लग गए इस प्रपोजल को आने में, क्योंकि पूरा चेंज करना पड़ा, लॉ पूरा चेंज करना पड़ा। आसान बात नहीं होती लॉ को चेंज करना, सब चीज़ों को ध्यान में रखना आसान बात नहीं होती, पूरा लॉ चेंज करना पड़ा। इस वजह से 15 साल लग गए। प्रपोजल तो 2002 से चल रहा है।
जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार होती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था केलकर कमेटी, ठीक है। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई हाई पावर्ड कमेटी, उसके तहत ये प्रपोजल रखा गया कि भाई ये इंडिविजुअल इंडायरेक्ट टैक्सेस को छोड़ो जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइडेड है, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स लेके आओ। दिक्कत क्या थी सर? 15 साल क्यों लग गए सर? 15 साल क्यों लग गए सर? दिक्कत कहां थी? दिक्कत सुनना कहां थी? दिक्कत यहां थी, डीवैट दिल्ली गवर्नमेंट के खाते में आता था, डीवैट दिल्ली गवर्नमेंट के प्योर खाते में आता था। जीएसटी लाने का यह मतलब है, जीएसटी लाने का यह मतलब है डीवैट हो जाएगा खत्म, एक्साइज ड्यूटी हो जाएगी खत्म, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो जाएगा खत्म, सब कुछ हो जाएगा खत्म, एक टैक्स लगेगा जीएसटी। अब उसको डिवाइड कर दिया जाएगा स्टेट और सेंट्रल के बीच में। अब जो स्टेट का आधिपत्य था, जो स्टेट की पावर थी, जो स्टेट का राइट था कि वो अपने हिसाब से टैक्सेस को लेवी करता था, चार्ज करता था, रेट बढ़ाता था, रेट कम करता था, उसके हाथ से पावर चली गई। जॉइंट पावर किसको मिल गई? जीएसटी पे रेगुलेट करने की स्टेट और सेंट्रल दोनों को जॉइंट पावर मिल गई, किसी एक को नहीं, दोनों को जॉइंट पावर मिल गई। तो जब ऐसे पावर को डाइल्यूट किया जाता है स्टेट के हाथ से और सेंट्रल गवर्नमेंट और उनको जॉइंट पावर दी जाती है, ऑफ कोर्स देर लगेगी क्योंकि वो लोग इसको विरोध करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स इनका विरोध करेंगी, स्टेट गवर्नमेंट्स इसे रिस्ट्रिक्ट करेंगी, तो उस विरोध के चलते ही 15 साल लग गए जीएसटी आने में। खैर बात समझो, बात क्या है? बात दिक्कत ये है मल्टी पॉइंट टैक्स हो रहा था, मल्टीपल टैक्स हो रहा था, ये दो दिक्कत थी बहुत बड़ी जिसकी वजह से जीएसटी को लाया गया। जी सर, मल्टी पॉइंट टैक्स एंड मल्टी टैक्स, दो चीज़ें जिसकी वजह से जीएसटी को लाया गया। ठीक है सर। सर जीएसटी आने के बाद ये जो पूरा एग्जाम्पल है ये कैसे दिखेगा? हाँ जी हाँ, अब आओ इस पूरे एग्जाम्पल को अगर आफ्टर जीएसटी आने के बाद अगर मैं इस पूरी कंपटीशन को दोबारा करना चाहूँ तो वो कैसे होगी, आओ वो करके देखते हैं। ठीक है, मेरे पास एक सुविधा है भाई जो आपके पास नहीं है ना। मैं अपने इसी एग्जाम्पल को नया एग्जाम्पल बना लूँगा, आपको पूरा का पूरा दोबारा बनाना पड़ेगा अपने रजिस्टर पे। मैं तो इसी को नया एग्जाम्पल बना दूंगा। ये सुविधा सिर्फ मेरे पास है, ये सुविधा भाई आपके पास तो नहीं है। आई एम वेरी वेरी सॉरी। ये मैंने अपने सेम एग्जाम्पल को बना दिया नया एग्जाम्पल, और मैं यहाँ लिखूंगा पोस्ट जीएसटी ये मैंने बीच में डाला बाइफिकेशन, यहाँ मैंने लिखा पोस्ट जीएसटी। जब जीएसटी आ गया उसके बाद सेम एग्जाम्पल में कैसे चेंजेस आएंगे वो अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है सी, ठीक है। जीएसटी आने के बाद ये एग्जाम्पल कैसे चेंज हो जाएगा, आओ अब वो देखते हैं। अब देखो जब जीएसटी आ गया तो क्या क्या होगा, दो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। कैसे दो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है? प्रॉब्लम नंबर 1 मल्टीपल टैक्स को खत्म करना है, प्रॉब्लम नंबर 2 मल्टी पॉइंट टैक्स को खत्म करना है। ठीक है, हर एक जगह पे अलग अलग टैक्स नहीं लगना चाहिए और मल्टीपल टैक्सेस नहीं लगने चाहिए। दो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, 2M प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मल्टीपल टैक्स खत्म करना है, मल्टी टैक्स खत्म करना है, दो चीजें खत्म करनी है। ठीक है, ठीक है सर। तो रितेश कह रहा है कि सर जब ये जीएसटी आई थी तो ज्यादातर बिजनेसमैन खुश नहीं थे, ऐसा क्यों? मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूं बिजनेसमैन खुश क्यों नहीं थे। बिजनेसमैन खुश इसलिए नहीं थे क्योंकि जीएसटी आने के बाद इनडायरेक्ट टैक्स की चोरी करना हो गया था ऑलमोस्ट नामुमकिन। जीएसटी की चोरी करना हो गया था ऑलमोस्ट नामुमकिन। क्यों? क्योंकि ये जो चेन बनती है, ये जो चेन बनती है, एक गुड जब बिक रहा होता है तो ये जो चेन बनती है, गुजरात दिल्ली दिल्ली, ये जो चेन बनी, पहले क्या होता था, यूजर इस चीज का फायदा उठाते थे। गुजरात से कोई माल आया, उस पर लगा सीएसटी, उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास तो है ही नहीं, है ना। तो जब माल यहां से यहां आया, तो जब वो दिल्ली में आया और आगे सेल हुआ, तब दिल्ली गवर्नमेंट के पास इस वाली सेल का तो कोई ब्यौरा है ही नहीं।
दिल्ली गवर्नमेंट के पास यहां पर कौन सा, जब यहां पर माल आया, जब सेकंड टाइम माल आया, तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास इस वाली सेल का तो कोई डिटेल है ही नहीं, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ना। और एक्साइज ड्यूटी इसमें कितनी लगी है, कितना इसमें ऑक्ट्रॉय लगा है, कितना इसमें सेंट्रल सेल्स टैक्स लगा है, दिल्ली गवर्नमेंट के पास तो उसका कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गई है। दिल्ली गवर्नमेंट को तो बस एक टोटल अमाउंट पता लग गया, दैट्स इट। ठीक है, तो जब अलग अलग टैक्स होते थे और अलग अलग उन पे डिटेल भाई पंजीयन करनी होती थी और गवर्नमेंट को देनी होती थी, तो यहाँ पर चोरी की संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपने कोई गुड बेच दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको सेंट्रल सेल्स टैक्स भी दे दिया, दिल्ली गवर्नमेंट को कहा मैंने तो ये बेचा ही नहीं। तो यहाँ पर चोरी की संभावना बहुत ज़्यादा थी जब ये रेजीम था हमारा पुराना वाला रेजीम। तो अब जब नया रेजीम आया ना, तो इस तरह से लॉ बनाए गए कि इनवॉइसेस मैंडेटरी करे गए, बिल्स मैंडेटरी करे गए, जिसकी वजह से सारा का सारा जो ब्लैक में सेल होता था, जिसके इनवॉइसेस नहीं दिए जाते थे, वो सब वाइट में आ गया। लॉज इस तरह बनाया गया कि ब्लैक का सारा पैसा खत्म हो गया और वाइट में सारा का सारा आ गया। तो जो लोग पहले जीएसटी नहीं पे करते थे वो अब जीएसटी पे करने लगे। ये बिजनेसमैन का रीज़न था कि उन्होंने इसे अपोज किया। और दूसरा रीज़न ये भी था भाई कि एक नए सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए बहुत सारा खर्चा चाहिए होता है, आपको समझना पड़ेगा लॉ, अपने सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। बिजनेसमैन उसको करने के लिए तैयार नहीं थे। बिजनेसमैन का छोड़ो ना, जो हो रहा है होने दो, जो होना है चल रहा है चलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा भी होता है। मिथुन कह रहा है मोदी नहीं लाए फिर जीएसटी। भाई जीएसटी मोदी ही लाए हैं, क्योंकि मोदी सरकार के अंडर ही जीएसटी आया है, लेकिन जो प्रपोजल चल रहा है वो कई सालों से चल रहा है। तो भाई नाम तो उसी का होता है जो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, नाम उसी का होता है जो एग्जीक्यूट करता है। तो हम यही कहेंगे मोदी सरकार ही जीएसटी लाई है। सर न्यू पेज पर करना पड़ेगा हमें, देखो पता नहीं कैसे कैसे बच्चे सवाल पूछ रहे हैं ना, अरे न्यू पेज पे करो, एग्जिस्टिंग पेज पर करो, क्या फ़र्क पड़ता है। चलो भाई 1 लाख रुपए प्लस जीएसटी, कितना परसेंट जीएसटी है, जीएसटी है भाई 10%, तो जीएसटी है 10,000 रुपये। जीएसटी कितना है 10,000 रुपये, ठीक है। तो इस गुड की टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 1,10,000 रुपये। यहाँ पर ये गुड की कॉस्ट आ गई 1,10,000 रुपये। इस पे ऐड किया गया एक्सपेंसेस कितने रुपए के, 10,000 रुपये के, ठीक है। इसने कुछ अपने वैल्यू एडिशन किया 10,000 रुपये का। तो भाई टोटल खर्चा कितना आ गया, 1,20,000 रुपये। सपोज इस स्टेज पे भी जो जीएसटी है वो कितना है, 10% के हिसाब से है। तो जीएसटी स्टेज पे कितना लगा, जीएसटी स्टेज पे लगा 12,000 रुपये। जीएसटी लगा 12,000 रुपये। देखो ज़रा जीएसटी कितना लगा इस स्टेज पे, 12,000 रुपये। ठीक है सर, टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 1,32,000 रुपये। 1,32,000 रुपये यहाँ पर गया, यहाँ 5,000 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ, 5,000 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ प्लस एक्सपेंसेस, तो कितना आ गया 1,37,000 रुपीज़। और 1,37,000 रुपीज़ पे जीएसटी ऐड करा गया एट द रेट ऑफ 10%, कितना आ गया 13,700। जीएसटी कितना आ गया 13,700। और अगर जीएसटी आ गया 13,700 तो भाई टोटल अमाउंट कितना आ गया 1,37,000 प्लस 13,700, 1,50,700, 1,50,700। $1,50,700। रुको ठहरो ज़रा, बहुत ज़्यादा
पहले कंक्लूजन निकाल के बैठ जाते हो तुम लोग। सर यहाँ भी तो डबल टाइम लग रहा है जीएसटी। ठहरो ज़रा, रुको 1 मिनट। ठीक है भाई। तो भाई देखो, सबसे पहला जो प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ, सबसे पहला जो प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ वो क्या प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ? सबसे पहली प्रॉब्लम क्या रिजॉल्व हुई? सबसे पहली प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई सर, वन टैक्स। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ वन टैक्स। अच्छा, एक फिगर को जरा चेंज करना। ये यहां पर आएगा 1 लाख रुपए, प्लस 10,000, 1,10,000 रुपए, ये आ गया 1 लाख, 21,000 रुपए। यहाँ पर आया 1,10,000, 1,15,000, GST at the rate of 11,500, so 1,10,000 plus 11,500, this is 1,26,500। फिगर्स को ज़रा रिवाइज करके लिखना। सर यहाँ भी तो जीएसटी बार बार हो रहा है, इसमें भी तो आप बार बार जीएसटी लगा रहे हो। सर कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुई? अभी बताता हूँ कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुई। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई बताता हूँ। एक बार पहले कंप्यूटेशन अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लो। तो भाई सबसे पहली जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, सबसे पहली प्रॉब्लम ये सॉल्व हुई कि सर एक ही टैक्स लग रहा है हर जगह। कोई सेंट्रल सेल्स टैक्स नहीं, कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं, कोई इनडायरेक्ट टैक्स और नहीं लग रहा, सिर्फ एक टैक्स लग रहा है हर जगह, जीएसटी जीएसटी जीएसटी। तीनों जगह रेट भी बिल्कुल सेम है। जीएसटी का रेट 10%, 10%, 10%। जीएसटी एक टैक्स लग रहा है, और ये जो एक टैक्स लग रहा है ये ऑफकोर्स सी बात है सर, जिस भी गवर्नमेंट को जाएगा एक ही रूप में जाएगा, अलग अलग रूपों में नहीं जाएगा। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई वो सॉल्व हुई कि सर हमारा जो मल्टीपल टैक्स का प्रॉब्लम था वो यहां पर सॉल्व हो गया। हमने कहा था ना मल्टीपल टैक्स का प्रॉब्लम है, वो यहां पर सॉल्व हो गया। जीएसटी के आने से मल्टीपल टैक्सेस लेवाई नहीं हो रहे, सिर्फ एक चीज लेवाई हो रही है। वो क्या लेवाई हो रही है? जीएसटी। सिर्फ एक टैक्स लेवाई होगा, जीएसटी। मल्टीपल टैक्सेस यहां पर लेवाए नहीं होंगे, तो एक प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। दूसरी प्रॉब्लम है भाई मल्टी पॉइंट टैक्स। मल्टी पॉइंट टैक्स से क्या मतलब था? मल्टी पॉइंट टैक्स से मतलब था भाई आपका जो टैक्स है ये 1 लाख रुपए पे टैक्स है ना, ये 1 लाख रुपए पे टैक्स है ना। 10,000 आप यहां 1,10,000 इंक्लूड कर रहे हो, है ना। फिर 1,10,000 आप यहां पर जो 1 लाख है वो आपने यहां 1 लाख दोबारा लिखा, यहां जो 1 लाख है वो आपने यहां 1 लाख दोबारा लिखा, और इस 1 लाख पे आपने 11,000 रुपए दोबारा टैक्स पे किया। ये हमारी दिक्कत थी कि 1 लाख रुपए पे 3 बार टैक्स पे हो रहा है। 1 लाख रुपए पे 3 बार टैक्स पे हो रहा है। टैक्स एक बार नहीं हो रहा, 3 बार टैक्स हो रहा है। किस पे? 1 लाख रुपए पे। तो भाई इस प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन जीएसटी रेजिम में इनकम टैक्स एक्ट ने क्या कहा, जीएसटी एक्ट ने क्या कहा जीएसटी रेजिम में? भाई जो मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मिस्टर ए को जो जीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना है वो पे करना है जीएसटी पेबल इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। तो मिस्टर ए का जो जीएसटी पेबल है वो है
₹10,000। मिस्टर ए को कितना जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? ₹10,000 का जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब बात आई मिस्टर बी की, तो सवाल ये उठता है मिस्टर बी को जीएसटी कितना पे करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? 11,000 पे करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। लेकिन तुम्हारा ये पॉइंट है सर 11,000 में ना 1 लाख ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जहां पर मैं जीएसटी ऑलरेडी पे करवा चुका हूं मिस्टर ए से, जहां मैं जीएसटी ऑलरेडी पे करवा चुका हूं मिस्टर ए से। इस 11,000 में 1 लाख रुपए पे 10% मतलब 10,000 रुपए ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जो हमें किस पे करा चुका हूं, किसको पे करा चुका हूं जीएसटी? मिस्टर ए को ऑलरेडी जीएसटी पे करा चुका हूं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला जीएसटी रेजिम में आपका जो जीएसटी की लायबिलिटी बनती है, आपको जो जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो पे करना है 11,000 रुपए माइनस 10,000 रुपए विच इज 1,000 रुपए 1,000 रुपीज। आपको जो गवर्नमेंट को पे करना है वो कितना पे करना है? 11,000 रुपए माइनस 10,000 रुपीज विच इज 1,000 रुपीज। तो 1 लाख रुपए पे जो आप ऑलरेडी गवर्नमेंट को पैसा पे कर चुके हो, मिस्टर ए ऑलरेडी जीएसटी पे कर चुके हैं, उस पर दोबारा जीएसटी पे नहीं होगा। बस ये जो वैल्यू एडिशन वाली आइटम है ना, जो मिस्टर बी ने कुछ फालतू काम करवाया है इस वाले प्रोडक्ट में, इसका 10% आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना होगा इन द जीएसटी रेजिम। जीएसटी रेजिम के अंदर आपको जो एडिशनल टैक्स है सिर्फ और सिर्फ वो वाला टैक्स पे करना पड़ता है। तो मिस्टर बी को कितना टैक्स पे करना पड़ा? 1,000 रुपए टैक्स पे करना पड़ा मिस्टर बी को। तो इससे मेरी दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। कौन सी दूसरी प्रॉब्लम? मल्टी पॉइंट टैक्स। मुझे मल्टीपल पॉइंट्स पे टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा, मल्टी पॉइंट टैक्स, मेरी दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अच्छा, अब तुम लोग सोच के बता दो जरा, मिस्टर सी को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जीएसटी पे करना है, मिस्टर सी को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जीएसटी पे करना है, वो कितने अमाउंट पे करना है? कितना अमाउंट का पे करना है? तो जीएसटी पेबल इज इक्वल टू, मिस्टर सी के केस में सर जो जीएसटी की इनकी लायबिलिटी बनी वो है 11,500। जीएसटी की जो लायबिलिटी बनी वो कितनी बनी? 11,500। 11,500 जीएसटी की लायबिलिटी बनी मिस्टर सी की। लेकिन क्या इन्हें 11,500 पे करना है? आंसर इज नो। इनको 11,500 पे नहीं करना, इनको पे करना है 11,500 माइनस 11,000 which is 500 rupees only। मिस्टर सी को कितना टैक्स पे करना है? मिस्टर सी को टैक्स पे करना है 11,500 माइनस 11,000। सर ये 11,000 कहां से आया? ये आया भाई जो भाई मिस्टर बी ने जीएसटी पे कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इनवॉइस में ऐड किया था और मिस्टर सी को सी से रिकवर किया था। तो मिस्टर सी को जो जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो कितना पे करना है? 11,500 माइनस 11,000 विच इज ओनली 500 रुपीज। पता है इसे डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। ये जो 500 है इसी का तो 10% है 500 रुपए। 5,000 का 10% 500 रुपए। जितना मिस्टर सी ने कंट्रीब्यूट किया इस वाले प्रोडक्ट पे, उतने पे जीएसटी लेवाए हो रहा है। जो अमाउंट पे जीएसटी ऑलरेडी लेवाए हो चुका है, 1,10,000 पे जीएसटी ऑलरेडी लेवाए हो चुका है। यहां 1 लाख, यहां 10,000 ऑलरेडी जीएसटी लेवाए हो चुका है। 1 लाख कहां? 1 लाख पहले वाली विंग में, 10,000 दूसरे वाले विंग में ऑलरेडी पे। उस पे जीएसटी नहीं पे करना मिस्टर सी को, जीएसटी नहीं पे करना मिस्टर सी को। मिस्टर सी को जीएसटी कितने अमाउंट पे करना है? सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए पे। तो ये हमारी दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ये हमारी दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। क्या? मल्टी पॉइंट टैक्स। अब अलग अलग पॉइंट पे मल्टीपल टैक्स नहीं लग रहे, और एक और मल्टी पॉइंट टैक्स का ही एक सब पार्ट है, वो है टैक्स ऑन टैक्स। आप भाई टैक्स पे टैक्स चार्ज करते हैं। पिछले वाले एग्जांपल पे सीएसटी पे वैट चार्ज कर रहे थे, वैट पे वैट चार्ज, उसी टैक्स में से ही आप एडिशनल टैक्सेस चार्ज कर रहे थे। आप टैक्स ऑन टैक्स कर रहे थे, जिसे मैंने नाम दिया था कैस्केडिंग इफेक्ट। यहां पर कैस्केडिंग इफेक्ट को भी खत्म कर दिया गया, कंप्यूटेशन मैकेनिज्म को चेंज करा गया। एक बात गौर करना जरा, यहां पर मेरे पहले वाले एग्जाम्पल में भाई जो अमाउंट यहां आता था वही यहां आता था। ये दोनों अमाउंट सेम होते थे। मेरे पहले वाले एग्जाम्पल में जो अमाउंट यहां आता था वही अमाउंट यहां आता था। मेरे पहले वाले एग्जाम्पल में अमाउंट बिल्कुल सेम होते थे। और दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखना जरा, जो अमाउंट यहां आया
वो यहां नहीं आया, सेम नहीं है। यहां है 1,10,000 रुपए, और यहां जब मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं कि मिस्टर बी को कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो सिर्फ 1,00,000 रुपए का कर रहा हूं, 1,10,000 का नहीं कर रहा कॉस्ट कैलकुलेट। फर्क है यहां का अमाउंट और यहां का अमाउंट। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो 10,000 जीएसटी है उसको माइनस करके यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर सिर्फ ये 1,00,000 रुपए की वैल्यू लिख रहा हूं, और अब जो जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट होगा वो सिर्फ 1,00,000 रुपए पे होगा, वो 10,000 पे नहीं होगा। टैक्स ऑन टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा। ये मल्टीपल टैक्स का ही सेकंड पॉइंट था, कैस्केडिंग इफेक्ट, जो गड़बड़ हो रही थी पिछले वाले रेजिम में। तो नेट अगर बोलूं तो 3 प्रॉब्लम सॉल्व हुई जीएसटी लाने के बाद, 3 प्रॉब्लम सॉल्व हुई। जैनाब पूछ रही है तो असेसी हैं, बट सर तो असेसी हैं वो तो 11,500 देगा या 500 देगा? असेसी मतलब कंज्यूमर की बात कर रही हो क्या? कंज्यूमर तो सिर्फ 11,500 का जीएसटी पे करेगा। कंज्यूमर पे बर्डन कितना जा रहा है? कंज्यूमर पे बर्डन जा रहा है 11,500 का। कंज्यूमर पे कितना बर्डन जा रहा है जीएसटी का? 11,500 का। और वो बर्डन क्या है? अरे वो बर्डन इन तीनों का ही तो टोटल है, 10,000, 1,000 और 500। 10,000 पे किया मिस्टर ए ने, 1,000 पे किया मिस्टर बी ने, 500 पे किया मिस्टर सी ने। इन दिनों का टोटल हम ऑब्वियसली जो कंज्यूमर है उसी पे तो डालेंगे, फिरोज पे तो डालेंगे, फिरोज को पे करना पड़ रहा है 11,500 रुपये का जीएसटी। सर मिस्टर बी को 1,00,000 समझ आया कॉस्ट, बट मिस्टर सी को 1,10,000 कॉस्ट क्यों? मिस्टर सी को 1,10,000 कॉस्ट इसलिए लिया गया क्योंकि 1,00,000 तो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी, उस पे मिस्टर बी ने 10,000 रुपये का कुछ एडिशनल खर्चा किया था, तो टोटल कॉस्ट हो गई 1,10,000। तो मिस्टर सी को जो प्रोडक्ट का वैल्यू मिला वो 1,10,000 का मिला, इसलिए 1,10,000। मिस्टर सी का 1,10,000 इज इक्वल टू 1,00,000 ओरिजिनल प्रोडक्ट की कॉस्ट प्लस मिस्टर बी ने इस पर कुछ खर्चा किया था, इस वजह से मिस्टर सी का जो बेस अमाउंट है वो 1,10,000 है। ये क्वेश्चन पूछा है सुयश ने, नहीं अनुराज ने पूछा है क्वेश्चन। शॉपकीपर, अच्छा शॉपकीपर जो है उसे सिर्फ 500 रुपए का जीएसटी पे करना पड़ेगा। मिस्टर सी को, रिटेलर ना मिस्टर सी, 500 रुपए का जीएसटी पे करना पड़ेगा। होलसेलर को 1,000 रुपए का जीएसटी पे करना पड़ेगा, और मैन्युफैक्चरर को 10,000 रुपए का जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये हैं तीनों जीएसटी। हाँ मैं समझ गया जी, बिल्कुल। तो जो भी जीएसटी पे करेगा वो ये पे करेगा, 11,500 माइनस 11,500 रुपए का जीएसटी पे करेगा। पुराने वाले रेजिम में क्या होता था, सीएसटी वाले रेजिम में क्या होता था? सीएसटी में या फिर इनडायरेक्ट टैक्स जो पहले वाला होता था उसमें मिस्टर बी को 12,220 का टैक्स पे करना पड़ता था, और सी को 13,000 का टैक्स पे करना पड़ता था, और ए को 10,000 प्लस 2,200 का टैक्स पे करना पड़ता था। चलो भाई अब कैलकुलेट करके बता दो ज़रा, कैलकुलेट करके बता दो ज़रा। इस केस में टोटल इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? कैलकुलेट करके बता दो ज़रा। इस केस में टोटल इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? चैट बॉक्स में आपके जवाब का रहेगा मुझे इंतज़ार। बता दो ज़रा, इस केस में टोटल जो इनडायरेक्ट टैक्स का रेशो है वो कितना है? इस वाले केस में टोटल इनडायरेक्ट टैक्स का मुझे रेशो बता दो। टोटल कितना इनडायरेक्ट टैक्स इस वाले केस में आप लेवाई कर रहे हो? टोटल इनडायरेक्ट टैक्स सर इस वाले केस में टोटल इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है 11,500, और प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस तो भाई वही 1,15,000। प्रोडक्ट का प्राइस कितना? 1,15,000 है ना। मतलब सभी मिडिलमैन चेन वाइज अपनी जीएसटी पे कर रहे हैं और उसका बर्डन लास्ट में कंज्यूमर पर डाल रहे हैं। बिल्कुल रितेश ने बिल्कुल सही एनालाइज किया, सब अपना जीएसटी पे कर रहे हैं और लास्ट में जो बर्डन है वो अल्टीमेट कंज्यूमर पे डाला जा रहा है। बिल्कुल सही है, यही है इनडायरेक्ट टैक्स, यही है इनडायरेक्ट टैक्स। ये सार है इनडायरेक्ट टैक्स का कि भाई सारे लोग टैक्स पे करेंगे और अल्टीमेट बर्डन कंज्यूमर पे डालेंगे, यही सार है। वेरी गुड आंसर, 11,500। और कॉस्ट कितनी आई? प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आई? 1,15,000। कंपेयर करो, कंपेयर
11,500 वर्सेस 38,000। इस वाले रेजिम में 11,500 का जीएसटी इंडायरेक्ट टैक्स पे हो रहा है, पुराने वाले रेजिम में 38,322 रुपए का इंडायरेक्ट टैक्स पे होता था। ये है बेनिफिट ऑफ जीएसटी। अब सुनना एक और बात, सुनना, जीएसटी जो कलेक्ट कर रहा है, जो काउंसिल है, उसे बोलते हैं जीएसटी काउंसिल, वो एक ही है। मिस्टर ए से भी वही कलेक्ट कर रही है, बी से भी वही कलेक्ट कर रही है, सी से भी वही कलेक्ट कर रही है, तो जो जीएसटी काउंसिल है वो एक है तीनों के केस में। ऊपर थे फर्क फर्क, तो अब यहां शाणपति नहीं कर सकता मिस्टर बी। मिस्टर बी ये नहीं कह सकता कि अरे मिस्टर ए से मैंने तो कुछ और मटेरियल खरीदा, मिस्टर सी को कुछ और बेचा, अब नहीं वो गड़बड़ी हो सकती, अब नहीं हो सकता मजाक, लॉ का मजाक नहीं बनाया जा सकता। अब कैश में सेल्स नहीं हो सकती, क्योंकि अब तो ये भी सेम पर्सन के अंडर है, ये भी सेम पर्सन के अंडर है, ये भी सेम पर्सन के अंडर है, अब घपलेबाजी नहीं हो सकती। पहले तीनों अलग अलग के अंडर थे, इस वजह से घपलेबाजी हो जाती, कोई चीज गायब कर दो, कोई चीज मत डिस्क्लोज करो, स्टेट गवर्नमेंट को मत डिस्क्लोज करो, सेंट्रल को डिस्क्लोज कर दो, स्टेट को मत डिस्क्लोज करो। अब नहीं हो सकता ऐसा, अब तो चेन बन गए ना, चेन, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, चेन बन गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर चेन में से कोई भी एलिमेंट मिसिंग होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पकड़ लेगी दूसरे आदमी को। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने कहा मैंने 1 लाख रुपए के सेल करा है, मिस्टर बी ने कहा मैंने 80,000 रुपए का परचेज करा है। फटाफट पकड़ाई में आएगा, फटाफट। तुमने अगर सेल 1 लाख रुपए का खरीदा तो सुनो मिस्टर बी, तुम्हारा परचेज भी 1 लाख का ही होना चाहिए, 80,000 नहीं हो सकता। फटाफट पकड़ाई में आएगा, इमीडिएटली पकड़ाई में आएगा। जबकि पुराने वाले रेजिम में तुमने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि मैंने जो सेल्स करी हैं वो 1 लाख रुपए की करी हैं, तुमने परचेज जो स्टेट गवर्नमेंट को दिखाया वो 80,000 दिखाया। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि वो एक कंफर्म कर सके कि हाँ मिस्टर ए ने जो सेल्स करी थी वो 1 लाख की ही करी थी, कोई प्रूफ नहीं है। मिस्टर बी ने नकली इनवॉइस बनवा लिया, मिस्टर ए ने तो 1 लाख की ही सेल करी थी, मिस्टर बी ने दिखाया 80,000 का, मिस्टर बी ने नकली इनवॉइस बना लिया, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, दिल्ली स्टेट को दे दिया, ठीक है। अब दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई प्रीवियस उसका लिंक नहीं है कि लिंक करके बता दे कि नहीं भाई नहीं, मिस्टर ए ने तो 1 लाख का सामान बेचा है। लिंकिंग पॉसिबल हो गई जीएसटी के केस में, और हर चीज हो गई एकदम ट्रांसपेरेंट, हर चीज हो गई एकदम ट्रांसपेरेंट। तो भाई शिवम गुप्ता का क्वेश्चन है, आईटीसी क्लेम में भी तो फ्रॉड होता है। अब सुनो, शिवम ने एक वर्ड यूज किया है जिसका मैं तुम्हें रेलेवेंस बताता हूं, मीनिंग बता देता हूं। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ड हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। पहले इसका मतलब समझना, ये क्या वर्ड होता है वो चीज समझना। वर्ड है आईटीसी। आईटीसी, आईटीसी का क्या मतलब? इनडायरेक्ट टैक्स क्रेडिट। इनडायरेक्ट टैक्स क्रेडिट, जो टैक्स आप इनडायरेक्ट ऑलरेडी पे कर चुके हो उसका क्रेडिट या उसका बेनिफिट अगले यूजर को मिल जाए, इसे बोलते हैं इनपुट क्रेडिट। इनपुट क्रेडिट, जो इनपुट है वो आप उसका क्रेडिट ले रहे हो। अब मैं तुम्हें बताता हूं इनपुट क्रेडिट यहां पर कहां यूज हो रहा है, ठीक है। मिस्टर बी के केस में इनपुट क्रेडिट का अमाउंट है 10,000 रुपए। मिस्टर बी के केस में जो इनपुट क्रेडिट, इनडायरेक्ट टैक्स का जो इनपुट क्रेडिट मिल रहा है, जो अमाउंट मिस्टर बी को नहीं पे करना पड़ता इनडायरेक्ट टैक्स के रिस्पेक्ट में, वो है 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए इज द आईटीसी क्लेम ऑफ मिस्टर बी। इनपुट क्रेडिट, इनपुट मतलब जिस अमाउंट पे ऑलरेडी टैक्स पे हो चुका है बाय मिस्टर ए, उस पे मिस्टर बी को दोबारा टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, इसे बोलते हैं इनपुट क्रेडिट। 10,000 रुपए का हो जाएगा इनपुट क्रेडिट। मिस्टर बी को इस अमाउंट पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। एंड फॉर मिस्टर सी द इनपुट क्रेडिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज, for Mr. C, the input credit of indirect tax is 11,000 rupees. 11,000 rupees का IDT मिस्टर सी को पे करने की जरूरत नहीं है, मिस्टर सी को पे करने की जरूरत नहीं है। इनपुट क्रेडिट, इनपुट क्रेडिट इसे बोलते हैं इनपुट क्रेडिट। सो अब ये बात है भाई, यहां पर जो इनपुट क्रेडिट है 10,000 रुपए, 11,000 रुपए, ये लेने के बाद तुम्हारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रही है, और यही है बहुत बड़ा बेनिफिट जीएसटी का। और नहीं, इसमें कोई फ्रॉड होने की संभावना नहीं है। अगर तुम फ्रॉड करोगे पकड़े जाओगे, क्योंकि तीनों स्टेज पे तुम एक ही अथॉरिटी के अंडर हो।
तो एक या अथॉरिटी के पास डेटा जा रहा है तीनों स्टेज पे, तो ज़रा भी मक्कारी करने की कोशिश मत करना। मैं बताता हूँ मक्कारी कैसे होगी, ठीक है, मैं बताता हूँ मक्कारी कैसे होगी, ठीक है। सुन के ना चुपचाप भूल के अपने पढ़ाई पे ध्यान देना, क्योंकि अगर ये मक्कारी तुमने करी, अपने किसी क्लाइंट को करवाई, तुम्हें भी जेल होगी, क्लाइंट को भी जेल होगी। सुनना कैसे। 10,000 रुपये का जीएसटी पे करा मिस्टर ए ने, 10,000 रुपये का जीएसटी पे करा मिस्टर ए ने। मिस्टर बी ने 11,000 की अपनी लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया, और मिस्टर बी ने जब बोला कि भाई मुझे माइनस इसमें से कितना अमाउंट करना चाहिए, तो मिस्टर बी ने माइनस किया 10,500। इनपुट क्रेडिट अवेलेबल कितना था? 10,000। मिस्टर बी ने माइनस कितना किया? 10,500। फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड, गड़बड़ कर दी इनपुट क्रेडिट लेने में, गड़बड़ कर दी इनपुट क्रेडिट लेने में, फ्रॉड कर दिया। तुरंत तुरंत दिल्ली गवर्नमेंट मिस्टर बी का ब्यौरा मंगाएगी, मिस्टर बी की रिटर्न मंगाएगी, देख लेगी मिस्टर बी ने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया है। मिस्टर बी ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है 10,000 रुपये, और मिस्टर ए ने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया है? मिस्टर ए ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया 10,000 रुपये। और फटाफट मिस्टर बी को पकड़ लिया जाएगा कि अरे मिस्टर बी सुनो, गवर्नमेंट को तो मिस्टर ए ने 10,000 रुपये पे किया है, तुम कह रहे हो 10,500 पे किया है, हम तुम्हारे को पकड़ते हैं, पेनल्टी लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे, और तुम्हें अब जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, जेल में जाना पड़ेगा। बताओ भाई, पूरा कंसेप्ट समझ में आया? आईटीसी क्लेम, इसे बोलते हैं आईटीसी क्लेम। वर्ड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बड़ा अजीब सा लगता है, आईटीसी क्लेम, इनपुट क्रेडिट। अरे मीनिंग तो बड़ा सिंपल सा है, जो भी अमाउंट माइनस होता है, जो प्रीवियस पर्सन का अमाउंट है, जो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होता है, उसे बोलते हैं इनपुट क्रेडिट। तो यहाँ पर इनपुट क्रेडिट है 11,000 रुपये, यहाँ पर इनपुट क्रेडिट है यहाँ पर इनपुट क्रेडिट है 10,000 रुपये, तो मैंने धोखा किया, धोखा का 10,500 है, यहाँ पर है 10,000 रुपये, और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर इनपुट क्रेडिट कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, किसी और से थोड़ी खरीद रहा है, ये तो खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है। यहाँ इनपुट क्रेडिट कुछ भी नहीं है, जितना जीएसटी बना उसने बेचारे ने सारा का सारा एज पे कर दिया, क्योंकि मैन्युफैक्चर है, ये इनपुट क्रेडिट ले ही नहीं सकता, मैन्युफैक्चरर इनपुट क्रेडिट ले नहीं सकता। लेकिन हाँ, मैन्युफैक्चरर एक चीज़ का इनपुट क्रेडिट ले सकता है, वो है रॉ मटेरियल्स का। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो कैसे सिस्टम वर्क करता है, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैंने आपको वो बता दिया, तो वो अभी भूल जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट क्रेडिट कुछ भी नहीं, यहाँ पर इनपुट क्रेडिट मिलेगा, यहाँ पर इनपुट क्रेडिट मिलेगा। नेट रिजल्ट ही होगा आपका, डबल टैक्सेशन अवॉइड होगा, जो आप मल्टीपल टैक्सेशन पे कर रहे हो, मल्टी पॉइंट टैक्सेशन अवॉइड होगा, और कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स खत्म हो जाएगा। 3 दिक्कतों का एक समाधान, 3 प्रॉब्लम का एक रामबाण इलाज, वो है जीएसटी। ओके सर, बात समझ में आ गई। जैनाब कह रही है आईटीसी सुनकर आईटीसी लिमिटेड याद आता है। चलो भाई देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, जीएसटी क्यों आया। नीड फॉर जीएसटी, नीड फॉर जीएसटी है मल्टीपल पॉइंट टैक्स, अलग अलग पॉइंट पे टैक्स हो जाता है। कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स, दैट इज टैक्स ऑन टैक्स। कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑल्सो टर्म्ड एज टैक्स ऑन टैक्स। दिस इफेक्ट अकर्स व्हेन गुड इज टैक्स्ड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। सच अ गुड इज टैक्स टिल इट्स फाइनली सोल्ड टू कस्टमर्स। तो जब हर एक पॉइंट पे टैक्स होता है उसे बोलते हैं मल्टीपल पॉइंट टैक्स, और ये जीएसटी ने रिमूव किया। मल्टीपल टैक्सेस जीएसटी आने के बाद सिर्फ एक टैक्स हो गया, वो है जीएसटी। पुराने सारे टैक्स हट गए, सर्विस टैक्स हट गया, एक्साइज हट गया, वैट हट गया, सीएसटी हट गया, सब हट गया। बट हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिस पे फिलहाल सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी लगता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं ऐसे जिसपे अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगता है, सर्विस टैक्स लगता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ इक्का दुक्का, ज़्यादा नहीं, इक्का दुक्का प्रोडक्ट्स हैं जो अभी भी एक्साइज ड्यूटी के रेजिम में आते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये 3 लिस्ट हैं भाई, 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अब आपका सवाल वापस खड़ा हो जाता है। आपने मुझसे पूछा था सर जीएसटी किस वाले लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट, और मैंने आपको जवाब दिया था तीनों में ही नहीं आता जीएसटी। जीएसटी इन तीनों में ही नहीं आता। क्यों सर, इन तीनों में क्यों नहीं आता? भाई जीएसटी के लिए एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस करा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो ओरिजिनल आर्टिकल था ये था 246, ओरिजिनल आर्टिकल था 246। ये देखो ये लिखा हुआ ओरिजिनल आर्टिकल था, आर्टिकल 246। जीएसटी को बनाने के लिए स्पेशली एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस करा गया। उस आर्टिकल का नाम था भाई 246A। क्यों सर, क्यों 246A क्यों सर? आपको इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल देना चाहिए ना, कंकरेंट लिस्ट में डाल दो, क्योंकि आपने खुद ही बताया है
जीएसटी लेवाए तो एक ही जगह होगा, एक ही पर्सन करेगा, बट वो स्प्लिट हो जाएगी उसकी अर्निंग स्टेट और सेंट्रल के बीच में, है ना। तो सर आप जीएसटी को कंकरेंट लिस्ट में डाल दो ना। नहीं, जीएसटी को कंकरेंट लिस्ट में नहीं डाल सकते। रीजन सुनो क्यों। कंकरेंट लिस्ट का मतलब वो होता है जहां पर आपसी सहमति नहीं बन पाती कि कौन टैक्स रिकवर करेगा। उस केस में या तो सेंट्रल रिकवर कर लेता है या स्टेट रिकवर कर लेता है, ठीक है। जबकि जीएसटी क्या है, जीएसटी में इन दोनों को अलग अलग लड़ाई झगड़े नहीं करने, इन दोनों को मिला के टैक्स को रिकवर करना है, इन दोनों को हाथ मिलाना है और टैक्स रिकवर करना है। जबकि इस केस में हाथ मिला के टैक्स रिकवर नहीं होता, लड़ाई झगड़ा करके टैक्स रिकवर होता है। जब दोनों आपस में लड़ते हैं कि किसका राइट है, तो एक बंदा जीतता है, एक बंदा हारता है। कंकरेंट लिस्ट में दोनों में से कोई एक बंदे को राइट मिलता है लड़ाई झगड़ा करके। जबकि जीएसटी किसी एक बंदे का हक नहीं है, स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट का हक है और दोनों ने हाथ मिलाकर चलना है जीएसटी में। इसलिए जीएसटी ना यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, ना कंकरेंट लिस्ट में है। कि कंकरेंट लिस्ट का मतलब है लड़ाई झगड़ा होगा और किसी एक की जीत होगी, जबकि जीएसटी का मतलब है लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, दोनों की जीत होगी, विन विन सिचुएशन है। जो भी जीएसटी कलेक्ट होगा वो दोनों में स्प्लिट हो जाएगा। इस वजह से जीएसटी कंकरेंट लिस्ट में नहीं आता। जीएसटी आता है 246A, एक अलग आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं भाई जहां पर जो रेलेवेंट लेजिस्लेचर है उसने जहां पर राइट दिया यूनियन लिस्ट को, स्टेट लिस्ट को अपने अपने आइटम को लिस्ट करने का बिफोर जीएसटी केम इन। ये कुछ लिस्ट का डेफिनेशन वो एग्जांपल्स जो आप पढ़ सकते हो। और क्या बेनिफिट हुआ भाई जीएसटी के आने से? कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस हो गया। कंप्लायंस बर्डन क्या होता है भाई? कंप्लायंस बर्डन होता है प्रोसीजर, फॉर्मेलिटीज, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन। कंप्लायंस का क्या मतलब है? जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, वो पहले कितने, जैसे मैंने अपने पहले वाले एग्जांपल में लिया था भाई, आपको 3 लॉ पढ़ने पड़ेंगे, 3 एक्ट पढ़ने पड़ेंगे, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, एक्साइज एक्ट, वैट एक्ट, 3 एक्ट पढ़ने पड़ेंगे। जीएसटी आने के बाद आपको सिर्फ एक एक्ट पढ़ना है, वो है जीएसटी, एक लॉ। कंप्लायंस भी आधी 1/3 रह जाती है, आपकी नॉलेज भी सिर्फ आपको एक ही उसकी रखनी है। सो देयर वाज मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेट्स, लॉ एंड प्रोसीजर, दिस कॉस्ट हैवी कंप्लायंस बर्डन, वो रिमूव हो गई जीएसटी के आने के बाद। जीएसटी के आने के बाद सिर्फ एक ही लॉ आपको फॉलो करना है। पार्शियलिटी, तो भाई अब एक पार्शियलिटी होने लगी थी। हाँ, ये बड़ा मज़ेदार पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ मज़ेदार पॉइंट क्या है। इसके अंदर देखना मज़ेदार पॉइंट क्या है, सुनना ज़रा मज़ेदार पॉइंट क्या है, ठीक है। टैक्स की यहाँ पर हम लोग कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। सपोज मैन्युफैक्चरर गुजरात में, होलसेलर दिल्ली में, रिटेलर दिल्ली में, ठीक है। मैन्युफैक्चरर गुजरात में है, होलसेलर दिल्ली में है, रिटेलर दिल्ली में है। अब भाई दिल्ली में जो रेट लगता है जीएसटी का, वो रेट लगता है 10%। हमने यहां पर लिखा है 10%, ठीक है। मिस्टर बी को पता है जो रेट जीएसटी का राजस्थान में लगेगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का अलग रेट है ना, स्टेट गवर्नमेंट का हर एक का अलग अलग रेट है। तो अभी हम जीएसटी की बात नहीं कर रहे, वैट की बात कर रहे हैं, वैट की बात करें भाई, वैट की। तो वैट जो दिल्ली में लगता है वो 10% के हिसाब से लगता है, ठीक है। मिस्टर बी को पता है कि राजस्थान का जो वैट है वो 8% के हिसाब से लगता है। मिस्टर बी को पता है कि जो राजस्थान का वैट है वो 8% के हिसाब से लगता है। तो मिस्टर बी क्या करेंगे? मिस्टर बी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे दिल्ली से उठा के राजस्थान मूव कर देंगे, क्योंकि राजस्थान में जो वैट है वो कम है तो जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। तो जानबूझ के मिस्टर बी जो वैट जहां पर सस्ते हैं वहां पर अपनी इंडस्ट्री को लोकेट करा देते हैं। और यही हुआ। जितने भी मैन्युफैक्चरर्स थे, जितने भी रिटेलर्स, होलसेलर्स थे, उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑक्यूपेशन कहां पर एस्टैब्लिश करे? उन स्टेट्स में एस्टैब्लिश करे जहां पर वैट, जो स्टेट लेवल का वैट होता है, वो कम रेट का था। तो पार्शियलिटी आ गई। अगर भाई तुम राजस्थान में बिजनेस करोगे 8% का टैक्स देना है, अगर तुम दिल्ली में बिजनेस करोगे 10% का टैक्स देना है, अगर तुम मुंबई में बिजनेस करोगे 12% का टैक्स देना है। पार्शियलिटी आ गई। हर एक स्टेट का अलग अलग टैक्स का रेट, क्योंकि स्टेट लेवल का टैक्स है, दिल्ली वैट, बॉम्बे वैट, ठीक है। तो जो तीसरे बेनिफिट मिला हमको, वो तीसरा बेनिफिट ये मिला कि
जो पार्शियलिटी थी वो रिमूव हो गई जीएसटी के आने से। अब ये नहीं कह सकते दिल्ली में अगर जीएसटी पे करोगे 10% है, मुंबई में पे करोगे तो 8%, ना जी ना, जीएसटी का पूरी कंट्री में सेम रेट है, पूरी कंट्री में। सो पार्शियलिटी इज रिमूव्ड। इंडस्ट्रीज चॉइस ऑफ लोकेटिंग फैक्ट्रीज और वेयर हाउस वॉज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रिवेलिंग टैक्स रेट्स। तो लोग जो अपनी फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश करते थे या फिर जो अपने वेयर हाउसेज को एस्टैब्लिश करते थे वो इस बिना पे करते थे कि कहाँ टैक्स का रेट कम है, कहाँ जीएसटी का रेट कम है, रादर देन प्योर बिजनेस कंसिडरेशन। बिजनेस को नहीं सोचते थे, कोई बिजनेस का डिसीजन नहीं होता था, टैक्स जहाँ कम वहाँ पर ये लोग अपनी फैक्ट्री को लोकेट करते थे। ठीक है, दिस मेड इंडस्ट्री अनकॉम्पिटिटिव। इंडस्ट्री अनकॉम्पिटिटिव हो जाती थी। कोई जो राजस्थान का बिजनेसमैन है उसको कम इंडायरेक्ट टैक्स पे करना है, दिल्ली वाले को ज़्यादा पे करना है, तो दिल्ली वाले का ऑलरेडी खर्चा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, टू कर्ब ऑल दीज जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस इन द सिस्टम विद द आइडिया ऑफ वन नेशन वन टैक्स। तो जीएसटी को इंट्रोड्यूस करा गया। आइडिया क्या था? अनुराज ने ऑलरेडी आइडिया बता दिया है। अनुराज तक का आइडिया था भाई वन नेशन वन टैक्स। वेरियस इंडायरेक्ट टैक्स लेविड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट वर सब्ज्यूम्ड। सब्ज्यूम्ड का मतलब होता है कंबाइंड, वर सब्ज्यूम्ड इनटू वन टैक्स कॉल्ड जीएसटी। सारा का सारा टैक्स एक्यूमुलेट कर दिया गया एक टैक्स में जिसका नाम है जीएसटी। सो यस, ये था भाई बेसिक्स ऑफ जीएसटी। ये जो मैंने आपको कंप्यूटेशन करके दिखाया ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फिट डेफिनेटली होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम है मेरे से पूछो। वो जो 3 प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, 2 मेन प्रॉब्लम्स और तीसरी जो दूसरी वाली की सब्सिडी छोटी बहन है, तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हुई जीएसटी के आने के बाद। और कैसे 2017 से पहले तीनों प्रॉब्लम थी, अब वो रिजॉल्व हो गई जीएसटी के आने के बाद, वो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। तो जी हाँ, थ्योरेटिकली आज हमने पूरी सारी चीज़ें डिस्कस करी कि कैसे कैसे जीएसटी का एडवेंट हुआ, क्यों जीएसटी आया, किस रीज़न की वजह से आया, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करी। तो ठीक है भाई, नालायक रितेश, अरे आज आरुष भट्ट का है, भूख तो सबसे पहले आरुष भट्ट को लगती है। आरुष भट्ट का है आज? आरुष भट्ट, आर यू देयर इन द क्लास? आई डोंट थिंक आरुष भट्ट है आज। नालायक रितेश गौतम को भूख। रितेश क्या बना है तुम्हारे यहाँ डिनर में, क्या बना है? ठीक है भाई, तो आज की क्लास हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे विद मोर सेक्शंस ऑफ जीएसटी एंड यस, विल बी डिस्कसिंग जीएसटी इन ग्रेटर डिटेल्स इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी स्टडिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।